खुलेआम अगर कहा जाए तो लूटने का पर्पस था। लेकिन उसमें अंग्रेजों का योगदान, या आप कह लीजिए अंग्रेजों की जो सक्रियता है, अंग्रेजों का जो कौशल है ना इस मामले में, वो ज्यादा था, और इसीलिए अंत में ये सभी पर हावी हो जाते हैं। तो अंग्रेज जो है वो डचों के बाद आए, लेकिन इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना पहले ही हो चुकी थी। तो ये आते हैं बाद में, लेकिन स्थापना अपनी कंपनी की पहले करने में सफल होते हैं। इसके बाद आप देखें, प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध ये यूनानियों के साथ शुरू होता है। पहले यूनानी जो है वो भारत के संपर्क में आते हैं। अब यहाँ आप देखें मध्यकाल का समय, ये तो प्राचीन भारत की बात हो गई। मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई रास्तों से होता था। यहाँ वो वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से पुर्तगाली नया रास्ता खोजने के लिए और एक नई खोज करने के लिए बाध्य होते हैं। और न सिर्फ पुर्तगाली बल्कि स्पेन और तमाम जो यूरोपीय देश हैं वो इस दिशा में प्रयास कर रहे थे। तो एक रास्ता जो था ये फारस की खाड़ी के रास्ते, आप देखें ये गल्फ ऑफ पर्सिया की बात हो रही है, फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते आता था, और समुद्र के रास्ते यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर इराक और तुर्की से होकर जमीनी रास्ता अपनाकर फिर एक बार समुद्र में उतरकर वेनिस और जेनेवा तक इस रास्ते को तय किया जाता था। तो ये जो रास्ते का वर्णन किया गया है ये पुराना रास्ता है, पहले इसका इस्तेमाल होता था, यहाँ आप देख रहे हैं। दूसरा रास्ता था, सिर्फ एक ही नहीं था, दूसरा भी मार्ग था जो कि लाल सागर से होकर मिस्र के सिकंदरिया तक स्थल मार्ग से होकर जाता था, और उसके बाद फिर समुद्र के जरिए वहां से वेनिस और जेनेवा तक पहुंचता था। तो ये एक तरीका था। तीसरा भी एक रास्ता था जो कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उसके पीछे वजह थी मौसम, ठीक, मतलब मौसमी गतिविधियां और जो रास्ते के खतरे थे वो भी इसमें महत्व रखते हैं। तो ये थल मार्ग था, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दर्रों से होकर ये मध्य एशिया, रूस और बाल्टिक सागर को पार करता हुआ जाता था। यहाँ जो पहाड़ी मौसम है उसका भी डिस्टर्बेंस होता था, और ये काफी ज्यादा दुर्गम रास्ता था, जमीनी रास्ते ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, तो ये कम प्रचलित। अब यहाँ ये बताया गया कि इस तरह से भारत को यूरोप से मिलाने वाले दो मुख्य समुद्री मार्ग हुआ करते थे। दो मुख्य समुद्री मार्ग कौन कौन से थे? एक तो पहला फारस की खाड़ी से होकर जाता था, और दूसरा था लाल सागर से होकर जाने वाला। तो फारस की खाड़ी वाला जो रास्ता था वो ज्यादा प्रचलित था, आसान जो रास्ता होता है उसे हम हमेशा अख्तियार करते हैं, तो इसलिए फारस की खाड़ी का रास्ता ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। लाल सागर वाला मार्ग जो था, यहाँ भी मौसम बहुत ज्यादा खराब रहता था, यहाँ कोहरा हमेशा छाया रहता था। तो पानी के रास्ते जाने में अगर कोहरा छाया हुआ है तो सामने की चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी, और ऐसे में जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, भाग सकता है, मतलब दिशा भ्रमित हो सकता है। तो कोहरे की वजह से यहाँ जाना बड़ा दुष्कर होता था, हमेशा ही कोहरा, यहाँ धुंध छाई रहती थी। अब एशिया का जो अधिकांश व्यापार है वो अरब वासियों के हाथ में उस समय हुआ करता था। ये समय जो है ना, इस समय अरबियों का पूरा वर्चस्व आप कह सकते हैं, ये एशियन व्यापार पर होता था। हालांकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार ये इटालियन लोगों के हाथ में था यूरोप में, और यह व्यापार पूर्वी देशों के साथ गर्म मसालों के कारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। तो ये व्यापारिक महत्व आपको बताया गया। लेकिन अब स्थितियां बदलती हैं। 1453 में क्या होता है कि कुस्तुनतुनिया जो क्षेत्र था उस पर तुर्क अपना कब्जा कर लेते हैं। अब जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा हो जाता है तो इस वजह से पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच में जो संपर्क स्थापित करने वाला रास्ता था वो भी इन्हीं के अधिकार में आ जाता है। तो ये वहां पर एक बैरियर लगा देते हैं, मतलब वहां से लोगों को जाने आने नहीं देते हैं, ये उन्हीं लोगों को जाने देंगे जिन्हें ये चाहते हैं। और परिणाम, फिर इन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर आगे बढ़ने की सुविधा देने से मना कर दिया। वैसे भी ये नहीं चाहते थे कि यूरोपीय व्यापार करें, समृद्ध हो, तो ये एक रोक लगाने का इनके पास बढ़िया उपाय निकल आता है। तो ये कहते हैं कि हम रास्ता नहीं देंगे, तुम्हें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है तुम बेशक करो, लेकिन हमारे रास्ते नहीं। तो पुर्तगाली, अब यहाँ देखिए, जब इनका रास्ता बंद हो जाता है, यूरोप वाले बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, मतलब इनके अंदर जो महत्वाकांक्षा थी और जिज्ञासाएं थी वो ज्यादा प्रबल थी। तो ऐसे में रास्ता बंद कर देने से ये मानने वाले नहीं। तो ये क्या करेंगे, अब नई भौगोलिक खोजों का एक समय शुरू होता है। ये सोचते हैं कि सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है, जैसे 2-3 रास्ते पहले से उपलब्ध थे वैसे ही और भी रास्ते हो सकते हैं और निश्चित तौर पर होने चाहिए। तो इसलिए ये खोज करना शुरू करते हैं, और सबसे पहले पुर्तगाली और स्पेन के लोग इस दिशा में सक्रिय होते हैं। तो पीछे हमने देखा था कि बार्थोलोम्यू डियाज जो है ये 1486-87 के आसपास, मतलब एक तय तारीख इसमें नहीं दी है, तो इस समय उत्तर माशा अंतरिक्ष तक पहुंचता है, लेकिन वहां मौसम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, पीछे इसकी चर्चा हो चुकी है, और इस वजह से वहां से ही रिटर्न हो जाता है, आगे नहीं जा पाता। नहीं तो ये भारत तक पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद फिर आप देखें तूफानी अंतरिक्ष कहने के पीछे रीजन क्या था, अभी बताया आपको।
तो 1494, अभी इसके बाद वास्को डी गामा भारत आता है, वो तो बीच में ही है, लेकिन यहाँ स्पेन का भी साथ में लेकर चल रहे हैं ना। तो 1494 में क्या होता है कि स्पेन का निवासी है कोलंबस। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आप जानते हैं। तो कोलंबस भारत पहुंचने की कोशिश कर रहा था, इसे भी भारत ही पहुंचना था, ये कहीं और नहीं जाना चाहता था। लेकिन ये भटक जाता है, मतलब इसे जाना था पूरब, सीधे तौर पे समझ लीजिए, और ये पहुंच जाता है पश्चिम। और जब पश्चिम में पहुंचता है तो इसे एक नई जमीन मिलती है, और उस जमीन पर जब ये अपना लंगर डालता है और वहां पैर रखता है तो इसे लगता है कि ये तो भारत है। लेकिन बहुत जल्दी ही उसे मालूम हो जाता है कि ये भारत नहीं। तो भारत नहीं है तो फिर कोई नई धरती है, कोई नई दुनिया उसने खोज निकाली है, तो इसीलिए कहता है कि ये नई दुनिया अमेरिका है। ठीक, तो ये समय था 1494 का। और इधर पूरब दिशा में क्या होता है, तो पुर्तगाली जो है वो इस दिशा में सफलता प्राप्त करते हैं। भले ही बार्थोलोम्यू डियाज असफल हो गया था, लेकिन उसके बाद भी पुर्तगालियों की जिज्ञासा वहीं से स्टॉप नहीं होती है। उत्तर महासागरीय तक का रास्ता क्लियर हो चुका था, तो उसके बाद रास्ता है ये तो अंदाजा उन्हें था ही। तो वास्को डी गामा और अब्दुल मजीद नाम का जो पथ प्रदर्शक था वो इनका रास्ता आगे बढ़ाता है, मतलब इन्हें गाइड के तौर पे योगदान देता है। तो 1498 का समय ये उत्तर महासागरीय का चक्कर काटते हुए, जो मौसमी गतिविधियां हैं उनको झेलते हुए भारत तक पहुंचता है। भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर जो कालीकट और कोचीन का क्षेत्र था, साथ में गुजरात में सूरत, भड़ोच और काम्बे जैसे जो प्रसिद्ध बंदरगाह हैं, इनसे व्यापार पहले से होता रहा है। ठीक, ये पश्चिमी देशों के साथ भारत के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। तो आइए अब पुर्तगालियों को थोड़ा और ठीक से देख लेते हैं। यूरोप वासियों में सबसे पहले ये भारत आए थे, ये आप जान चुके हैं। अब्दुल मजीद या अब्दुल इब्न मजीद, आप जो भी इसमें नाम कई तरह के मिलते हैं, ठीक है। तो उत्तर महासागरीय का चक्कर काटते हुए ये गुजराती पथ प्रदर्शक का सहयोग लेकर भारत तक पहुंचता है। 17 मई 1498 की बात है। कालीकट का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है कप्पक डाबू, ठीक, कालीकट का बंदरगाह है और स्थान का नाम है कप्पक डाबू। उस स्थान पर वास्को डी गामा पहुंचता है, इसे सफलता प्राप्त होती है। ये गर्मी का मौसम था। अब जब ये कालीकट में पहुंचता है और जो अरबी यात्री या अरबी व्यवसायी वहां पर बसे हुए थे, उन्हें इस बात की भनक लगती है, तो वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यूरोपीय लोग किस तरह से व्यापार करने में निपुण हैं। और एक बार एक यूरोपीय का भारत में आने का मतलब है कि इनका जो व्यापारिक क्षेत्र है उसका अतिक्रमण होना तय है। ठीक, तो इसलिए अरब व्यापारी इसका विरोध करते हैं। लेकिन वहां पर जो कालीकट का हिंदू राजा रहता है, और हिंदुओं में आप जानते ही हैं अतिथि सत्कार की परंपरा है। कोई मेहमान अगर बाहर से आया है भारत में, तो उसका स्वागत किए बिना उसे विदा कैसे कर सकते हैं। तो कालीकट का ये राजा है जमोरिन इसकी उपाधि है, पैतृक उपाधि है। ये हार्दिक स्वागत करता है। अरबों की मर्जी के खिलाफ ये वास्को डी गामा का स्वागत करता है। और जब ये वहां से जाने लगता है, वास्को डी गामा अपने देश लौटने लगता है, तो मसाले और जड़ी बूटियां इत्यादि उपहार में ऐसे ही थोक के भाव से पकड़ा देता है। जमोरिन की सबसे बड़ी गलती यही थी। स्वागत सत्कार तक तो ठीक है, लेकिन ये जो मसाले और तमाम जो फायदेमंद चीजें हैं, जो कि उनके लिए असल में कच्चा माल था, ये उसे गिफ्ट करके उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया था, क्योंकि इससे पुर्तगालियों को स्वाद मिल जाता है। जब बेचते हैं वो लोग तो बहुत भरपूर मुनाफा होता है, 60 गुने से भी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ये आप देख रहे हैं। नतीजा क्या होता है, ये फिर से खींचे चले आते। तो वास्को डी गामा को इस माल से यात्रा व्यय निकालने के बाद, यात्रा में जो खर्च या जो उसका मेंटेनेंस का खर्च था, सब निकालने के बाद जो मुनाफा होता है वो शुद्ध 60 गुने से भी ज्यादा होता है। 60 गुना तो एक आंकड़ा है। और इस तरह से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन जाती है, मतलब ये मालोमाल हो जाते हैं। पुर्तगाली शासक मैनुअल फर्स्ट, इससे वाणिज्य के प्रधान की उपाधि मिल जाती है। अब सन 1500 की बात करें तो पेट्रो अल्वारेज काब्राल, अभी पीछे हमने देखा इसके आगमन का, तो ये आता है और दूसरा पुर्तगाली अभियान इसी के नेतृत्व में आया था, जो कि कालीकट पहुंचता है। और कालीकट में एक बंदरगाह में यहाँ देखिए आप, कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप ये भेंट करता है। अब देखिए, पुर्तगालियों को ये अच्छी तरह से महसूस हो गया था कि अरबी लोग विरोध करेंगे, क्योंकि अरबी लोग वास्तविकता जानते हैं, वो भी उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये आप मुहावरा पढ़ते हैं ना कि एक ही थैली के दोनों चट्टे बट्टे हैं, यानी दोनों एक जैसे हैं। जैसे नागनाथ है वैसे सांपनाथ है, मुहावरों का वजूद होता है। तो वही स्थिति यहाँ भी है। जो अरबी कर रहे थे, शोषण कर रहे थे अपने देश का, वही चीज यहाँ पुर्तगाली भी करने आए थे। तो खूब बढ़िया ये रग रग से वाकिफ थे कि ये किस मंतव्य से आया है, और इसीलिए विरोध कर रहे थे।
तो पुर्तगाली जो है वो भली भांति जान रहे थे कि भाई ये अरब वाले तो हमें खूब समझ रहे हैं, तो ऐसे में हमें यहाँ टिकने के लिए जो यहाँ के मूर्ख भारतीय राजा हैं उन्हें अपने वश में करना होगा। मूर्ख इसलिए क्योंकि ये इनकी चालों को भांप नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में जमोरिन को ये खुश करने के लिए अरबों का एक जहाज पकड़ के गिफ्ट करता है कि लो भाई हम तुम्हें उपहार भेंट कर रहे हैं, बदले में हमें यहाँ पर टिकने दो। अब 1501 में क्या होता है, वास्को डी गामा एक बार फिर से भारत आता है। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री और पहला किला स्थापित किया। अब इनका यहाँ पर काम शुरू हो गया। 1505 में इन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगा ली और उसी वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये पहला वायसराय बनकर भारत आता है। अब ये वायसराय भेजने लगे। तो अल्मीडा का समय शुरू होता है 1505 से और ये रहता है 1509 तक। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था और इसे सरकार की ओर से क्या निर्देश मिला था उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ये तो वन लाइनर फैक्ट में आप 2500 बार देख चुके होंगे, लेकिन असली जो इसके पीछे मंशा थी वो क्या थी। पुर्तगाली सरकार ने कहा था कि भारत में एक ऐसे या एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जाएं जिनका लक्ष्य सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा हमें नहीं करनी है क्योंकि अभी हमारा कुछ वहां है ही नहीं है, तो हम सुरक्षा किसकी करेंगे। सुरक्षा तो तब की जाती है ना जब आपके पास एक बना बनाया साम्राज्य होता है। अभी वो स्थिति है नहीं, तो सुरक्षा नहीं बल्कि हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना। पहले जो समुद्री रास्ता है उसको ब्लॉक करो ताकि उसके रास्ते कोई दूसरा यूरोपीय या कोई दूसरी शक्ति जो है वो भारत में प्रवेश ना कर सके। मतलब एकाधिकार हमें अगर बनाना है तो पहले भारत की जमीन पर किले बनाने से बेहतर है या फिर सुरक्षा के झंडे गाड़ने से बेहतर है कि समुद्र को अपने नियंत्रण में किया जाए। और पुर्तगाली ऐसा करते हैं। अंत में स्थिति आ जाती है कि अपने आप को सागर का स्वामी कहते हैं। मतलब इनकी मर्जी के बिना समुद्र में कोई भी आ जा नहीं सकता था। तो पुर्तगाली नियंत्रण समुद्र पर स्थापित करना और इस प्रकार से अल्मीडा का मूल उद्देश्य था शांति पूर्वक व्यापार करना। ये शांतिपूर्वक व्यापार असल में नहीं है, लेकिन दिखावा यही था कि हम शांतिपूर्वक व्यापार कर रहे हैं, हम किसी तरह की कोई किलेबंदी नहीं कर रहे हैं, हम कोई दुर्ग ऐसा नहीं बना रहे हैं जिस पर कि सेना तैनात है और हम वहां की सिक्योरिटी देख रहे हैं, किसी को वहां नहीं जाने दे रहे हैं, ये सब नहीं। लेकिन समुद्र पर हम शिकंजा कसते जा रहे हैं। और उसकी ये जो नीति थी ये ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानी गई। शांत जल की नीति कहा जाता है, नीले जल की नीति कहा जाता है, बहुत तरह से इसे देखा जाता है। अब यहाँ देखिए आगे क्या होता है। तो अल्मीडा 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, अब इसमें मुस्लिम नौसैनिक बेड़े का जो संयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया है उसको देखिएगा, गुजरात, मिस्र और तुर्की, इनके साथ इसका युद्ध होता है। तीनों की संयुक्त सेना रहती है, मतलब एक बड़ी सेना रहती है कहने का मतलब। चौल के पास में ये लड़ाई होती है और अल्मीडा इसमें हार जाता है। अल्मीडा इनकी जो ज्वाइंट आर्मी है, नौसेना है, उसके आगे टिक नहीं पाता, सावधान नहीं रहता है और दुर्भाग्य से इसका बेटा भी मारा जाता है। तो इसका बदला ये लेता है और इनकी वापसी से पहले 1509 में इसने क्या किया, इस संयुक्त नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। और इसका जब यहाँ पराजित कर देता है, जो मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था, एक बड़ी सेना थी, उसको ये पराजित करता है, तो इससे इसका प्रभुत्व बढ़ता है। तो इस वजह से एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। और वैसे भी अगर अरबी या जो उस समय की इस्लामिक नौसेना थी और ईसाइयों की नौसेना थी, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ईसाइयों वाली नौसेना ज्यादा टेक्निकल थी या तकनीकी तौर पर ज्यादा सक्षम थी, इनके पास तरीके अच्छे थे। तो ये श्रेष्ठता स्थापित होती है। 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके पीछे जो योगदान है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का है। इसे कहा ही गया था कि समुद्र को कब्जे में करो और इसने वही किया। अब इसके बाद आता है अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि नींव डालने का काम अल्मीडा ने किया था। ये कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाता है। 1510 में ये आदिलशाही सुल्तान से, मतलब बीजापुर की जो आदिलशाही हुकूमत थी, वहां से उनके अधिकार से गोवा को छीन लेता है, गोवा को अपने कब्जे में कर लेता है और गोवा ही बाद में पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बनता है, लेकिन बाद में बनता है, अभी नहीं। ठीक 1510 का समय। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फारस की खाड़ी का जो मुहाना है, वहां पर हारमुज नाम की जो जगह है, वहां ये कब्जा कर लेता है। और फारस की खाड़ी के मुहाने को अपने नियंत्रण में लेने का मतलब है कि वहां से कोई इनकी मर्जी के बिना नहीं आ जा सकता है। तो एक रास्ता इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया। अल्बुकर्क का एक और उद्देश्य था, साम्राज्य विस्तार और अपना दबदबा कायम करना, यहाँ से लाभ कमाना, वो तो सबका पर्पज है। लेकिन अल्बुकर्क एक और पर्पज लेकर आया था कि ये पुर्तगाली आबादी को बसाना चाहता था।
मतलब भारत में स्थायी पुर्तगाली आबादी विकसित हो, ऐसी इसकी इच्छा थी। और इसके लिए स्थायी आबादी बनाने के लिए क्या चाहिए, वहां के लोकल लोगों का संपर्क लेना पड़ेगा। तो ये अपने देश के लोगों को उत्साहित करता था कि भाई भारत की जो महिलाएं हैं उनसे उनकी मर्जी से या उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह करो, जबरदस्ती उनसे संबंध स्थापित करो और उनसे संतानें उत्पन्न करो ताकि एक मिक्स ब्रीड पैदा हो, तो नस्लें जो है वो हमारी पुर्तगीज हो, ये इसका मंतव्य था। ठीक, तो ये आपने देखा। और ये सब जो काम है ना, ये पुर्तगालियों को पतन की ओर धकेलने का काम करते हैं, इससे सभी लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर दिया, लेकिन ये मुसलमानों को बहुत तंग करता था, क्योंकि मुसलमानों का उस समय, मतलब मुसलमानों से तात्पर्य यहाँ अरबों से है, तो अरबों का जो व्यापारिक क्षेत्र था वो पूरा फैला हुआ था और उसको ये सीमित करता जा रहा था, तो इसलिए आए दिन टकराव होता था। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक पैराग्राफ है जिसे कि आपने देखा, 1509 से लेकर 1515 तक की बात है। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क का पूरा समय है। इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा, ये 1529। बीच में जो एक टाइम गैप आप देख रहे हैं ना, तो इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है, मतलब पुर्तगाली जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय आए हैं, उसमें से जो देखने लायक है, जो महत्वपूर्ण है, उन्हें हम देख रहे हैं। तो यहाँ 1529 से लेकर 38 का समय है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद जो सबसे उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर है वो यही है, नीनो डी कुन्हा। इसीलिए हम इसे डायरेक्ट यहाँ देखने का काम कर रहे हैं, मतलब काम की चीजें ही आपको बताई जा रही है, इसमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, थोड़ा विस्तार से तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब 1530 में अगर देखा जाए तो सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा ट्रांसफर हो जाता है और ये इसी के द्वारा किया जाता है। कोचीन पहले शक्ति का केंद्र हुआ करता था, हालांकि गोवा भी पुर्तगालियों के कब्जे में अल्बुकर्क के समय में आ गया था, लेकिन नीनो डी कुन्हा वहां पर अपनी पूरी राजधानी ही बसा लेता है। तो ये पुर्तगाली राजधानी, मतलब पुर्तगाली राज्य जो भारत में फैल रखा था, उसकी औपचारिक या ऑफिशियल राजधानी बन जाती। आगे देखते हैं। इसने 1534 में बेसिन पर और 1535 में दीव पर कब्जा कर लिया, ये समय आप देख रहे हैं। और इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से बेसिन के विषय में समझौता हो गया था, लेकिन जब दीवार खड़ा करने का, वहां फोर्टिफिकेशन का प्रश्न आया, तो इस प्रश्न पर बहादुर शाह के साथ इनका मतभेद फिर से हो गया। मतलब यहाँ जो बादशाह है वो सहमत नहीं है। झगड़े में बहादुर शाह, मतलब झगड़ा ऐसा वैसा नहीं होता है, वो हथियारबंद और कहा सुनी वाला झगड़ा होता है जिसमें कि लड़ाई होती है। तो परिणाम क्या होता है, बहादुर शाह समुद्र में दुर्घटनावश गिरकर मर जाता है, उसे तैरना नहीं आता है, वो डूब कर मर जाता है। अब यहाँ देखिए आप 1559 में दमन पर भी पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है और इनकी बस्तियों में दीव, दमन, षष्ठी, बसई, चोल, बंबई, सैंट थोमे मद्रास के पास में और हुगली यानी बंगाल वाला क्षेत्र, ये पूरा जो बड़ा इलाका है ये शामिल हो गया था। तो पुर्तगालियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ देखिए 1538, ये तो 1539 की बात हो रही है, माफ कीजिएगा 1559 की बात हो रही है। 1538 में अगर देखा जाए तो अदन पर जो तुर्की लोग थे उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ था। फिर 1598 का जो समय है, इस समय दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद अगले 20 वर्षों में डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया। डच भी शुरुआत में बड़ी तेजी से काम करते हैं, लेकिन बाद में ये असफल हो जाते हैं। डचों ने बॉन्टम के पास पुर्तगाली बेड़े पर हमला करके उसे पराजित कर दिया। यह समय था 1602 का। अब डचों की शक्ति तेजी से बढ़ती जा रही। 1654 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेशों में निवास करने और व्यापार करने की मान्यता दी थी। 1641 इसमें डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को जीत लिया था। 1658 में संपूर्ण श्रीलंका और 1663 में पुर्तगालियों के समीप मालाबारी दुर्ग ये डचों के अधीन हो गए थे। मतलब डचों ने इस पे पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और 1612 में सूरत के निकट सुआली, ये सुआली नाम की जगह जो है ये सूरत के पास में पड़ती है, तो सुआली के समुद्र तट पे अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। 1628 फारसी सेना की सहायता से अंग्रेजों ने हॉर्मूज पर कब्जा किया, जो कि फारस की खाड़ी पर एक पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण चौकी हुआ करती थी। ये घटनाएं जो है इन्हें तारीख के साथ बस देखते जाइए, ठीक है। मतलब इनमें तारीखें महत्वपूर्ण है और घटनाओं का एक सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने शासनकाल में, मतलब ये मुगल सम्राट शाहजहां का समय है, तो इस समय कासिम खां ये 1632 के टाइम में हुगली पर कब्जा कर लेता है। और इसके बाद आप देखिए मराठों का, तो मराठों ने 1739 में षष्ठी और बसई पर कब्जा कर लिया। तो ये क्षेत्र आते जाते हैं, मतलब एक शक्ति के हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में जा रहे हैं। इनमें जो परिवर्तन हो रहा है वही आपको दिखाया जा रहा है समय के साथ।
केवल गोवा दमन दीव ये 1961 तक, ये समय आप देख रहे हैं आजादी के कितने बाद का है। तो गोवा दमन और दीव ये पुर्तगालियों के अधिकार में रहे 1961 तक, उसके बाद ये भारत सरकार के अधीन हो गए। डचों का देख लेते हैं। पुर्तगालियों को हमने देखा। डच मतलब यहाँ नीदरलैंड वासियों से तात्पर्य है, या आप उन्हें हॉलैंड का निवासी कह सकते हैं। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत में आते हैं 1595-96 में। कॉर्लेनियन हाउटमैन, ये ध्यान से देखिएगा, इसके नेतृत्व में पहला डच अभियान पूर्वी जगत में पहुंचता है। सुमात्रा पहुंचते हैं ये सबसे पहले, और वहां बॉन्टम के राजा के साथ ट्रीटी करते हैं, संधि करते हैं। और संधि करने का मतलब यह है कि वहां इन्हें अच्छी खासी अनुमतियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद 1595 से लेकर 1601 15 समुद्रिक यात्राएं ये डचों के द्वारा की जाती है, अलग अलग क्षेत्रों की, जो कि पूर्वी क्षेत्र में ही थे। मतलब ये ईस्ट इंडीज या जो ईस्टर्न इलाका है इसमें तमाम यात्राएं करते हैं, जिसमें से कि 15 महत्वपूर्ण यात्राएं जो कि समुद्र के रास्ते होती। 1602 में क्या होता है कि डच कंपनियों को मिलाकर, मतलब अलग अलग डच कंपनियां स्टैब्लिश होती हैं। ये जो 15 समुद्रिक यात्राएं हैं ये असल में क्या है, इसमें कंपनियों के द्वारा अभियान भेजे जाते हैं। विभिन्न कंपनियां अपना जाती हैं, अपनी किस्मत आजमाती हैं। लेकिन 1602 में इन्हें एकीकृत कर दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा सुधार लाया जाता है। तो विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इस नाम से एक बहुत बड़ी सी व्यापारिक कंपनी स्टैब्लिश की जाती है। ठीक। और इस कंपनी का जो मूल नाम है वो वीओसी था, मतलब ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप देख लीजिए। इसके बाद कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का, काफी बड़ी कंपनी थी, मतलब इसमें बहुत सारी कंपनियों को मर्ज किया गया था। तो इस कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया था।